गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप नंबर 15 में आज हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़, उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रिपरेशन और उसके अलावा कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो देखो फिजिकल स्टेट में से हम देखें तो ये कलरलेस लिक्विड है जिसका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखो तो इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक ऑक्सीजन माइनस चार्ज कैरी करता है और नाइट्रोजन प्लस चार्ज कैरी करता है। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी। फिर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की, तो दो प्रिपरेशन है। यहाँ फर्स्ट प्रिपरेशन इसका लैब मेथड है। लैब में देखो जनरली कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। टेम्परेचर मस्ट कंडीशन है यहाँ पर। अगर आपने टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अंडर ही रखा है, ठीक है, इससे अबाव नहीं किया, तो आपको नाइट्रिक एसिड और सोडियम थायोसल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए यहाँ पर। बट अगर आपने इस मिक्सचर का, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर का टेम्परेचर अराइज कर दिया, ओके, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अबाव ले गए, तो यहाँ आपको सोडियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ नाइट्रिक एसिड नहीं मिलेगा। तो टेम्परेचर का ध्यान यहाँ हमें रखना है। और उसके अलावा देखो नाइट्रिक एसिड को अगर आपने खुला छोड़ा हुआ है लंबे टाइम तक, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि येलो कलर का नज़र आता है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। लैब मेथड हो गया, ठीक है, मस्ट कंडीशन क्या है वो हमने देख ली। एक ओस्टवाल प्रोसेस और है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें HNO3 की, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इवन मेटल्स, नॉन मेटल सभी का ऑक्सीडेशन ये करता है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा ये। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। उससे पहले हमारा ओस्वाल्ड मेथड बच रहा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपरेशन के लिए ओस्वाल्ड मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। ठीक है, ओस्वाल्ड मेथड देखो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में अमोनिया और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन लिया जाता है 500 केल्विन टेम्परेचर पर, और यहाँ प्लेटिनम और रोडियम का मिक्स एज अ कैटलिस्ट आप यहाँ लेते हो, तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी और वाटर का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है। ठीक है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। रिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्ड स्टेप में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसे हम वाटर में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और हमें HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन यहाँ मिलता है। तो ओस्वाल जो है वो ओस्वाल प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको तीनों स्टेप याद में रखना है। ये 2 मेथड है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के। अब हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है बनने वाला, ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर चाहे मेटल का ऑक्सीडेशन हो या नॉन मेटल का, तो वो बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कंसंट्रेशन जो है नाइट्रिक एसिड की वो कितनी ली है, उस पर डिपेंड करता है, प्लस नेचर ऑफ पर्टिकुलर मेटल पर। तो देखो जैसे कि आप देखोगे आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये इनर्ट हैं और दे डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अनअफेक्टेड रहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। फिर जैसे कि एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, रिएक्ट विद HNO3, ये रिएक्ट करेंगे। एल्यूमिनियम और क्रोमियम स्पेशल एग्जाम्पल है कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, बट टू फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑन देयर सरफेस। इतनी रिएक्ट करेंगे कि उनकी सरफेस पर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए ऑक्साइड्स की। ओके, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई मेटल्स की। अब पर्टिकुलर कौन कौन से मेटल्स हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। देखो नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर बात करें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स सभी को ये ऑक्सीडाइज करता है। तो मेटल्स के केस में हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड कर रहा है नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन पर प्लस मेटल की नेचर पर। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हम। ठीक है, कॉलम हमने बनाया हुआ है जहाँ नाइट्रिक एसिड और मेटल हमने लिया और बनने वाले प्रोडक्ट हमने देखे। तो जैसे अगर हमारे पास मर्करी है, कॉपर है या प्लम्बम है, उनको हम नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तो देखो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और पर्टिकुलर जो मेटल आपने लिया है उसका नाइट्रेट आपको मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने के बाद। फिर उसके बाद आप लेते हो फेरस और जिंक, तो वहाँ आपको नाइट्रस ऑक्साइड N2O मिलेगा और मेटल का नाइट्रेट तो आपको वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, स्टेनलेस मेटल के केस में अमोनियम नाइट्रेट बनता है प्लस मेटल का नाइट्रेट हमें वहाँ भी मिलता है। ठीक है, आपने सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम, इनके केस में बनने वाले प्रोडक्ट आपने देखे थे कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे नाइट्रिक एसिड से।
ठीक है। क्रोमियम के केस में आपने देखा, एल्यूमिनियम के केस में कि उन्होंने रिएक्ट किया, बट इतना रिएक्ट किया कि उनकी सरफेस पर प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, उससे फर्दर उन्होंने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया, ऑक्साइड की सिर्फ लेयर बनाई, ठीक है। फिर ये कुछ पर्टिकुलर मेटल्स हैं जो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमने देखा। अब हम नॉन मेटल की बात कर लें कि HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन मेटल्स को भी ये ऑक्सीडाइज करता है। देखो कैसे करेगा, हमने कार्बन, आयोडीन का, फॉस्फोरस का और सल्फर का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इनकी एलिमेंटल फॉर्म है, कार्बन सिंगल फॉर्म में मोनोएटमिक फॉर्म में मिलता है, आयोडीन I2 की फॉर्म में, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में मिलता है और सल्फर S8 की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। HNO3 के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखो रिएक्ट करने के बाद सबसे पहले कार्बन ने रिएक्ट किया तो कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना, नाइट्रस एसिड बना और वाटर हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो आयोडिक एसिड बनेगा, ओके, और NO2 यहाँ पर रिलीज होगा और वाटर की फॉर्मेशन यहाँ होती है। फिर उसके अलावा हम बात करें P4 की तो फॉस्फोरिक एसिड हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। रिएक्शन हम अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। फिर आपने एसिड लिया, सल्फर लिया तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें वहाँ मिलेगा और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स के साथ भी नाइट्रिक एसिड जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शंस हो गई हैं नाइट्रिक एसिड की कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस किस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ मिल रहे हैं, वो चीज़ हमने देखी। अब एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। तो वहाँ भी नाइट्रिक एसिड की बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके हम उस ब्राउन रिंग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। होता क्या है ब्राउन रिंग टेस्ट, किसके लिए किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। इसको नोट डाउन करो, फिर हम लास्ट टॉपिक किसका पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ब्राउन रिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखो ब्राउन रिंग टेस्ट एक सॉल्ट एनालिसिस टेस्ट है जो कि नाइट्रेट आयन के लिए पर्टिकुलर किया जाता है, लैब में भी हम इसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि आपके पास जो सॉल्ट आपने लिया था उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। देखो क्या किया जाता है इस टेस्ट में कि आपने जो भी नाइट्रेट आयन का जो सोल्यूशन है आप वो लोगे, उसमें फेरस सल्फेट आप डालते हो, ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो ब्राउन रिंग टेस्ट ट्यूब में फॉर्म होती है। इस तरह से देखो टेस्ट ट्यूब है, आपके पास सोडियम नाइट्रेट का आपने सोल्यूशन लिया, आपको पता लगाना है कि जो सोल्यूशन आपने लिया उसमें नाइट्रेट आयन है या नहीं, ठीक है। उसमें फेरस सल्फेट आपने मिक्स किया और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होता है सोल्यूशन में, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये ब्राउन रिंग किसकी वजह से फॉर्म होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर फेरस का कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइल फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। ब्राउन कलर का ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसी की वजह से इस टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर नज़र आता है, जो कि एक्चुअल में नाइट्रेट आयन की कन्फर्मेशन को बताता है कि इसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, दैट्स वाई इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ हमारा नाइट्रिक एसिड कंप्लीट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी और हमने फॉर्मेशन देखा, ठीक है। पर्टिकुलर क्या क्या उसकी केमिकल रिएक्टिविटी वो भी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रुप 16, ओके, जिसमें हम ग्रुप 16 की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के मिलने वाले कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप तब तक इसे देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।